नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास चल रही थी ज्योग्राफी की, उसके अगले अध्याय को देखेंगे। और आज का अध्याय में टॉपिक हमारा क्या है, यूरोप की जो भूमि और जलवायु की बात करेंगे इसमें कि यूरोप में जो है भूमि संसाधन जो है कैसा है, वहाँ का जो भौतिक परिवेश कैसा है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले जो परिभाषाएं दे रखी होती हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है कि स्थल गोलार्ध, यहाँ पे लिखा हुआ है एक शब्द, क्या लिखा हुआ है, स्थल गोलार्ध। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्थल गोलार्ध क्या होता है, जो भूपृष्ठ है, यानी जो लैंड एरिया है का उत्तरी गोलार्ध, जिसमें संसार के कुल स्थल क्षेत्र का कितना है, लगभग 85% ठीक भाग सम्मिलित है। तो आपको पता है जो पृथ्वी है, ठीक है, तो बीच से इसके क्या एक काल्पनिक रेखा हमने मानी है, क्या है, इक्वेटर, यानी जो विषुवत रेखा होती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री पे। इसके उत्तर में जो है ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इसके उत्तर में जो हिस्सा आता है, यानी ये वाला पार्ट आता है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और इसके दक्षिण में है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आप जब देखेंगे मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध है, यानी इस वाले एरिया में जो स्थल भाग है वो अधिक है, यानी कि कुल जो अगर स्थल भाग 100% अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, तो उसका 85% जो हिस्सा कहाँ मिलेगा स्थल भाग का, वो उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। और जो बाकी शेष बचा हिस्सा वो कहाँ मिलेगा आपको, वो दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। तो इसे ही बोलते हैं स्थल गोलार्ध, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध जो है वो मुख्य रूप से जो है स्थलीय भाग से बना हुआ है, सागरीय भाग कम है इस भाग में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। फिर प्रायद्वीप क्या होता है, यानी कि पेनिसुलर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो पेनिसुला क्या होता है, किसी भी जलाशय से घिरा हुआ, यानी कि वह स्थल भाग जो कोई जल क्षेत्र से घिरा हुआ है, भूमि का वह भाग जो एक और क्या है विशाल स्थल खंड से जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रायद्वीप। यानी कि तीन तरफ से क्या होगा, पानी होगा, और एक तरफ से क्या होगा, वो स्थल भाग से जुड़ा होता है। जैसे भारत का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो भारत के एग्जाम्पल में देखेंगे आप, तो ये ऐसे भारत का मैप है अगर, तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं, यानी ये वाला हिस्सा जो है इसके, यानी जो रेखा है कर्क रेखा, इसके दक्षिण का हिस्सा जो है, तो आप देखेंगे क्या है, इधर आपको क्या मिलेगा, आपको अरब सागर मिलेगा, ठीक है, और इधर आपको क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी मिलेगी, ठीक है, और इधर आपको क्या मिलेगा, हिंद महासागर मिलेगा, ठीक है। हिंद महासागर के ही भाग है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर मान लेते हैं। तो आप देखेंगे तीन तरफ से पानी है, किधर से, एक साइड से पानी इधर से है, एक साइड से पानी इधर है, और एक साइड से पानी इधर है। लेकिन जो चौथा साइड है, चौथी तरफ से किधर है, क्या है, तो चौथी तरफ आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लैंड एरिया मिलेगा, यानी स्थल भाग है ना ये वाला हिस्सा जो है, तो स्थल से घिरा हुआ है, तो इसे ही क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या हो गया, तीन तरफ से जल से घिरा होगा और एक तरफ से स्थल भाग से जो है जुड़ा होता है, और बहुत ही विशाल मात्रा में, यानी बड़ा खंड होता है। चलिए, अब आई हो आप समझ गए होंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है। और टर्मोलॉजी अगर आपको समझ में आती है, कि परिभाषाएं अगर आपको समझनी चाहिए, क्योंकि परिभाषाएं जब आपकी क्लियर होगी तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी होगी, चीज़ें समझी हुई होंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। चलिए अब देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में, हम देख लेते हैं। तो मैप आप साथ में रखिएगा, यूरोप का जो आप मैप खोलेंगे, ठीक है, तो उसमें साथ साथ देखते जाइएगा, जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो यूरोप क्या है, एक छोटा सा महाद्वीप है, तो बहुत बड़ा नहीं है ये, ठीक है। मानचित्र में से उन अक्षांशों और देशांतरों का ज्ञात कीजिए। तो आपका काम है कि किस अक्षांश से लेकर के ये फैला हुआ है, और देशांतर यानी जो लंबी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं, उनके बारे में आप देखिए कि कितने देशांतर तक ये फैला हुआ है। फिर जिनके बीच यह स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो 7 महाद्वीपों में इसका स्थान कौन सा आता है, 6ठे नंबर पे आता है, 6वां, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यूरोप जो है ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है केवल, ठीक है। तो ये क्रम कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिए यूरोप महाद्वीप है वो जो है ऑस्ट्रेलिया से पहले 6ठे स्थान पर रखा गया है। और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है आपका, सबसे छोटा महाद्वीप आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7वां स्थान है, क्योंकि टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। स्थल गोलार्ध के मध्य में, तो आप समझ गए होंगे स्थल गोलार्ध क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। तो जहाँ पर भी स्थल गोलार्ध की बात आएगी तो आप समझ जाएंगे जो पहले डिस्कस किया गया था उसकी बात हो रही है।
तो स्थल गोलार्ध के मध्य में क्या है, इसकी बड़ी ही अनुकूल स्थिति है। ठीक है, इसके उत्तर में क्या आपको दिखाई देगा, आप देखेंगे तो जो यूरोप का जो आप मानचित्र उठा के देखेंगे तो उसके उत्तर में आपको दिखाई देगा उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव महासागर या फिर इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर भी बोलते हैं। और दक्षिण में क्या मिलेगा इसके, तो यूरोप के दक्षिण में आपको मिलेगा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, ध्यान रखिएगा मेडिटेरियन सी बोलते हैं इसको हैं इंग्लिश में। और पश्चिम में क्या दिखाई देगा आपको, तो पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, अटलांटिक महासागर। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है ये। और फिर अब हम बात करते हैं पूरब में क्या इसके है, तो यूरोप महाद्वीप के जो पूर्व में क्या मिलेगा आपको, यूराल पर्वत मिलेगा। ठीक है, यूराल पर्वत हो गया, काकेशस पर्वत मिलेगा तथा कैस्पियन सागर। ठीक है, तो आप मैप में देखेंगे सारे आपको ये लोकेशंस दिखाई देंगी। इसे एशिया से अलग करते हैं, कौन कौन से, यूराल पर्वत हो गया, काकेशस पर्वत हो गया और कैस्पियन सागर। ये क्या बनाती हैं, बाउंड्री बनाती हैं, किसके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में। कुछ भूगोलवेता जो हैं, जो कुछ ज्योग्राफर हैं, उनका विचार है कि यूरोप और एशिया क्या है, एक ही महाद्वीप हैं और इसे यूरेशिया के नाम से पुकारना चाहिए। तो कुछ विद्वान हैं, उनका मत ये है कि जो यूरोप हो गया और एशिया का ही वो भाग है, इसलिए इस क्षेत्र को यूरेशिया बोलना चाहिए। ठीक है, उनका ये मत है, उनका ये विचार है। लेकिन क्या है, अपनी कुछ अलग विशेषताओं के कारण, लेकिन कुछ अलग विशेषताएं हैं, इसके कारण क्या है, यूरोप को सामान्यतः एक पृथक यानी कि एक अलग महाद्वीप ही माना जाता है। विगत कुछ शताब्दियों में क्या है, यूरोप के धार्मिक विश्वासों, राजनीतिक आदर्शों, वैज्ञानिक, ठीक है, तो कुछ सालों में जो है, विगत कुछ वर्षों में यूरोप में जो धार्मिक विश्वास हुआ, राजनीतिक आदर्श जो होते हैं और जो वैज्ञानिक जो खोज वगैरह होती हैं, आविष्कार होते हैं, ठीक है, और प्रौद्योगिकी कुशलताओं ने, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी की जो एफिशिएंसी है, अच्छी टेक्नोलॉजी ने विश्व सभ्यता को बहुत अधिक प्रभावित किया। यानी कि यूरोप के देश के लोगों ने जो है अन्य विश्व के सभ्यता के जो लोग हैं उनको क्या किया है, बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब क्या है, यूरोप में क्या है, अनेक प्रायद्वीप और द्वीप हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीप समझ गए होंगे क्या होता है, और द्वीप क्या होता है। देखिए द्वीप क्या होता है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। प्रायद्वीप जो होता है तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, ये अंतर है। तो यूरोप में जो है अनेक प्रायद्वीप क्षेत्र हैं और द्वीप भी पाए जाते हैं। यूरोप का जो अधिकतर स्थल भाग जो है, ठीक है, स्थलीय भाग जो है, समुद्र से अधिक दूर नहीं है। तो समुद्र से अगर दूरी कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी उस पर समुद्र का यानी कि महासागर का प्रभाव रहेगा। इसका कारण है कि समुद्र की जो विशाल भुजाएं हैं इसके अंदर तक क्या है, प्रवेश कर गई हैं। यानी कि वहाँ की स्थलाकृति ऐसी है कि जो समुद्र है वो जो है काफ़ी अंदर तक जो है चला जाता है, स्थलीय भाग के अंदर तक जो है प्रवेश कर गया है। यूरोप के मानचित्र का अध्ययन करिए, तो फिर उसने बोला कि आप मैप खोलिए, उसको देखिए और इसकी सीमाओं पर स्थित सागरों के नाम का पता लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सागर है महत्वपूर्ण, उनको आपको नाम पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा सागर है, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ कार्य आपको अपने आप से स्वयं से करना चाहिए। फिर इसकी तट रेखा जो है बहुत ही दंतुरित, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि दंतुरित का मतलब क्या होता है, जो तटीय सीमा होता है वो बहुत ही कटी फटी ऐसे होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, दंतुरित है, यानी कटी फटी है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या है, यहाँ के प्राकृतिक पोताश्रय यानी कि जो बंदरगाह होते हैं उसको बोलते हैं पोताश्रय भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाह और पत्तनों के लिए क्या है, अनेक उपयुक्त स्थान उपलब्ध हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाह वहाँ पे ही अच्छे तरह से पाए जाते हैं जहाँ पे कटी फटी सीमा होती है, तो जो है वहाँ वो जो है एक आदर्श बंदरगाह की तरह कार्य करते हैं, उनके विकास में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस महाद्वीप के जो है आसपास स्थित अधिकतर खाड़ियाँ और सागर उथले हैं। उथले का मतलब क्या होगा, कम गहरे हैं। इसी कारण यहाँ का जो मत्स्यन क्षेत्र क्या है, संसार के सर्वोत्तम मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। तो जो गहरे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मछली पकड़ना कठिन होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर उथला क्षेत्र होता है, कम गहरा क्षेत्र होता है, वहाँ पे क्या है, मछली पकड़ने के लिए जो है आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। यूरोप में क्या है, लगभग प्रत्येक दिशा में बहने वाली कई नदियाँ हैं।
तो उत्तर की ओर भी बहती हैं नदियाँ, दक्षिण की ओर भी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो क्या है, यूरोप में जो है सभी दिशाओं में जो है नदियाँ बहती हैं जो नौ संचालन के योग्य है, यानी कि इनमें नाव भी चलाई जाती है, जा सकती है। नौ संचालन के लिए कौन सी नदियाँ अच्छी होती हैं? जिनमें क्या है, जलप्रपात नहीं होते हैं, यानी कि पानी अगर ऊंचाई से गिरेगा तो फिर नाव नहीं चलाई जा सकती ना, ठीक है। तो नौ संचालन के लिए क्या है, नदी कैसी होनी चाहिए? जलप्रपात रहित होनी चाहिए, यानी कि जलप्रपात नहीं होने चाहिए, वाटरफॉल नहीं होने चाहिए। मानचित्र से कुछ प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो आप देखेंगे मानचित्र में यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे, राइन है, रोन है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो पूरे यूरोप में जो है फैली हुई हैं। यह भी पता कीजिए कि वे किस स्थान से निकलकर सागर में कहाँ गिरती हैं, यानी कि ये भी पूछा सकता है कि कौन सी नदी जो है कहाँ पे गिरती है। ये अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और अब जो है अन्य एग्जाम में भी यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे पूछा सकता है कि ये जो है नदी कहाँ और किस सागर या महासागर में गिरती है। फिर राजनीतिक विभाग, तो यूरोप के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए। राजनीतिक में यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात की जाएगी, ठीक है। तो कौन से देश की सीमा कहाँ पे पड़ेगी उसको बोलते हैं राजनीति। तो दो तरह का मैप होता है, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है कौन सा, पॉलिटिकल। तो फिजिकल मैप में क्या देखेंगे आप कि वहाँ पे जो पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सब दिखाया जाता है। और जो राजनीतिक होता है उसमें देश की बाउंड्री यानी कि देश की सीमाओं का प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके उत्तरी भाग में क्या में आपको मिलेगा, आपको स्कैंडिनेवियन देश दिखाई दे पड़ेंगे। तो अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन देश कौन होते हैं, ये पता होना चाहिए हमको, ठीक है। हम आपको मैप में भी दिखा देंगे एक बार कि स्कैंडिनेवियन देश कौन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम याद कर लीजिए। अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्कैंडिनेवियन देश है, या फिर पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो देश स्कैंडिनेवियन देश नहीं है, ठीक है। तो आइसलैंड हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आइसलैंड को शामिल किया जाता है, नॉर्वे को शामिल किया जाता है, स्वीडन को शामिल किया जाता है और डेनमार्क, ठीक है। तो ये चार देश हैं, इनको ही बोलते हैं स्कैंडिनेविया, ठीक है। तो वही लिखा है, डेनमार्क का सम्मिलित नाम क्या है, स्कैंडिनेविया, यानी कि स्कैंडिनेवियन देश हैं। स्कैंडिनेवियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्कैंडिनेविया पठार पे जो है फैले हुए हैं, उसी के नाम के आधार पर इनको बोलते हैं स्कैंडिनेविया। फिर रूस का जो है बहुत बड़ा भाग तथा 9 स्वतंत्र गणराज्य जो पहले सोवियत संघ के अंग थे वो यूरोप के ही भाग हैं, यानी कि जो यूरोप का अगर बात करते हैं तो उस पे जो है रूस का भी कुछ हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फैला हुआ है यूरोप महाद्वीप पर, ठीक है। और साथ में एशिया में तो फैला हुआ ही है। और साथ में जो 9 स्वतंत्र गणराज्य जो पहले किसमें शामिल थे, वो सोवियत संघ के हिस्से थे, लेकिन बाद में 1990 के आसपास जो है वहाँ पे वो क्रांति आई एक, और वो अलग हो गए सोवियत संघ, यानी रूस जो है वो अलग, रूस से अलग हो गए और जो सोवियत संघ था वो टूट गया। इनमें से कौन सा है, एस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया तथा लवातिया को बाल्टिक राज्यों के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछता है हमेशा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश जो है बाल्टिक राज्य हैं, ठीक है। तो बाल्टिक राज्य कौन से हैं, एस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया और लताविया हो गया। ये पहले किसके अंग थे, रूस के अंग थे, बाद में ये स्वतंत्र हो गए, अलग हो गए। इसको भी हम मैप में भी देखेंगे एक बार, पहले हम पढ़ लेते हैं। फिर क्या, यूरोप में जो स्थित पूर्व सोवियत संघ में शामिल 6 अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के नाम का पता लगाइए। देखिए टोटल कितने थे, 9 लोग थे जो अलग हो गए हैं रूस से। तो 3 तो ये हो गया, एस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो और लवातिया हो गया। अब जो बचे 6, ठीक है, 6 देश बचे, उनका नाम वो बोल रहा है कौन है, ठीक है। तो आप ढूंढेंगे, अभी हम देखेंगे भी आगे मैप में कि कौन कौन से देश अलग हैं। तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो देश हैं वो सारे पहले रूस के भाग थे, अभी क्या है वो अलग हो गए हैं। और पहले क्या इसका नाम था, सोवियत संघ बोलते थे, USSR। चलिए आगे देख लेते हैं कि बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया और लग्जमबर्ग, ठीक है। तो आप मैप में देखेंगे यूरोप के उत्तरी हिस्से में, तो वहाँ आपको दिखाई देगा क्या, बेल्जियम दिखाई देगा, नीदरलैंड दिखाई देगा और लग्जमबर्ग दिखाई देगा। इनको क्या बोलते हैं, निम्न भूमि देश कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो सागर तल से यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, निम्न भूमि देश, लो लेइंग कंट्री। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निम्न भूमि देश कहलाता है, ठीक है।
निम्न से कौन सा जो है निम्न भूमि देश में सम्मिलित नहीं है, ऐसे पूछ सकता है वो। तो बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया और लग्जमबर्ग हो गया। ठीक है, वही उसने पूछा ऐसा क्यों बोलते हैं, तो हमने बता दिया इसका कारण, क्योंकि ये जो है समुद्र तल से जो इनकी ऊंचाई जो है बहुत ही कम है और मैदानी भाग है ये। फिर आगे दे रखा है यूगोस्लाविया। तो यहाँ पे मैप थोड़ा चलो पहले हम देख लेते हैं एक बार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप देखेंगे तो मैप में क्या देखेंगे आप, देखिए हमने भी देखा था स्कैंडिनेवियन कंट्री को। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में क्या है, नॉर्वे हो गया, देखिए ये है, ये पूरा जो प्रायद्वीप है इसी को बोलते हैं स्कैंडिनेविया। ठीक है, स्कैंडिनेविया है। तो यहाँ पर जो डेनमार्क है ये भी इसी में शामिल है। ठीक है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया और फिनलैंड हो गया, ये देश क्या कहलाएंगे, स्कैंडिनेविया देश कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमने अभी देखा क्या, नीदरलैंड देखा हमने, लग्जमबर्ग देखा और बेल्जियम देखा। तो यहाँ पे लग्जमबर्ग हो गया, बेल्जियम मिल गया यहाँ पर हमको और नीदरलैंड मिल गया। ये क्या है, निम्न भूमि के क्षेत्र हो गए। फिर हमने देखा था कौन से, बाल्टिक कंट्री। ठीक है, तो बाल्टिक कंट्री कौन से हैं, एस्टोनिया हो गया आपका, ये लवातिया हो गया और लिथुआनिया हो गया। तो इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपको ये है बाल्टिक कंट्री यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्या है, ये सागरी क्षेत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो यूगोस्लाविया की बात कर रहा है अब आगे, तो यूगोस्लाविया भी देख लेते हैं एक बार कहाँ पर है। तो यूगोस्लाविया कहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर, ये रहा यूगोस्लाविया। कुछ यहाँ के जो प्रमुख देश हैं उनको आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, जैसे पुर्तगाल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, फिर स्पेन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फ्रांस आपका ये दिख रहा है। ठीक है, फ्रांस हो गया ये। फिर इटली का क्षेत्र ये हो गया। ठीक है, ये कुछ प्रमुख देश हैं। हंगरी आपको दिखाई देगा आगे चल के, ये हंगरी हो गया। ऑस्ट्रिया यहाँ पर हो गया। तो कुछ जो प्रमुख देश हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर है। यूक्रेन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बेलारूस यहाँ पे दिखाई देगा, जर्मनी एक प्रमुख देश है, बड़ा देश है ये, तो जर्मनी हो गया यहाँ पे वो है। तो ये सब आप मैप में जो है इसकी देखते रहिए लगातार, तो आपको याद रहेगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है, तो आपको जो है आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यूरोप में जो है यूगोस्लाविया उसने बोला था, यूगोस्लाविया जो कि सर्बिया और मोंटीनिग्रो के में टूट गया है अब। और स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, मैकेडोनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गए, रोमानिया होगा और अल्बानिया को बाल्कन राज्य कहते हैं। तो ये बाल्कन सी है यहाँ पर, एक्चुअली इसी के नाम पर इसको क्या बोलते हैं, बाल्कन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यूगोस्लाविया देखो, पहले जो यूगोस्लाविया था अभी वो टूट गया है, वो किस में टूट गया है, सर्बिया में टूट गया है वो, और मोंटीनिग्रो में टूट गया है। और स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, मैकेडोनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, रोमानिया हो गया, अल्बानिया हो गया। ये कौन से कंट्री हैं, कौन से स्टेट हैं, बाल्कन स्टेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आप मैप में देखेंगे अगर एक बार, तो मैप में भी देख लेते हैं हम। तो ये रहा आपका मैप। तो यहाँ पर जो आपको जो दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है निचले हिस्से में, यहाँ पे आपको बुल्गारिया देखिए मिल जाएगा। ठीक है, अल्बानिया मिल जाएगा, यहाँ पर ग्रीस मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये जो यहाँ इस वाले एरिया में जो फैले हुए देश हैं इनको भी बोलते हैं क्या, बाल्कन कंट्री। ठीक है, यूगोस्लाविया मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए हालांकि अब टूट गया ये। ठीक है, सर्बिया में एक और देश है उसमें टूट गया है, पहले एक था अब अलग हो गए हैं। तो ये जो आपको क्षेत्र ये दिखाई देगा, ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये बाल्कन सागर है। ठीक है, इसी के नाम के आधार पर इसको जो है बोल के हैं बाल्कन स्टेट। तो इनके नाम आपको अगर याद रहेंगे तो ये आसानी रहेगी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे इसने क्या बोला हुआ है कि इटली और ग्रीस, तो इटली हमने देखा था अभी और ग्रीस को भी देखा हमने है। तो इटली और ग्रीस जो है दक्षिणी यूरोप के दो देश हैं। तो अगर पूरा यूरोप मानते हैं तो उसको हम दक्षिण यूरोप, उत्तरी यूरोप में बांट सकते हैं। तो ये जो है इटली और ग्रीस कहाँ दिखाई देगा आपको, ये दक्षिणी यूरोप में दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भूमध्य सागर के तट पे ये स्थित हैं, जो अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए क्या प्रसिद्ध हैं। तो प्राचीन काल में जो है इटली और ग्रीस का जो है बहुत बड़ा जो है साम्राज्य था और बहुत ही विकसित सभ्यता थी उस समय के हिसाब से। फिर वेटिकन सिटी जो है एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य है। ठीक है, यह रोम नगर के ही एक भाग में स्थित है।
तो इटली में जो है रोम एक नगर है, उसी में जो है वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा जो है स्वतंत्र राज्य है। तो विश्व का अगर कोई पूछे कि आपसे सबसे छोटा देश कौन सा है तो वेटिकन सिटी है। फिर इनकी जनसंख्या कुछ सैकड़ों में ही, यानी बहुत ही कम जनसंख्या है। यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च का क्या है, मुख्यालय है, कहाँ, वेटिकन सिटी में, तो ध्यान रखिएगा ये। फिर पोप का और साथ में मुख्यालय के साथ साथ यहाँ पे जो पोप है, इनका जो मुख्य पोप होता है रोमन कैथोलिक चर्च का, वो यहीं पर रहता है। ब्रिटिश द्वीप समूह में जो है आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के नाम के दो मुख्य द्वीप हैं तथा अनेकों छोटे छोटे द्वीप भी सम्मिलित हैं। तो अगर आपसे पूछा है कभी कि ब्रिटिश द्वीप समूह में कौन है मुख्य देश, तो आयरलैंड हो गया और ग्रेट ब्रिटेन, तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ये ब्रिटिश द्वीप समूह में ही शामिल किए जाते हैं। तो अगर इनको मैप में देख लेते हैं, चलिए एक बार हम ब्रिटेन को, यानी कि कहने का मतलब ये देखिए, आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये रहा आपका आयरलैंड, ठीक है, ये क्या है आपका आयरलैंड है ये, और ये क्या है आपका इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, तो ब्रिटिश इसको बोलते हैं। तो ये आयरलैंड हो गया, और जो यूनाइटेड किंगडम जो है उसका कुछ अधिकार क्षेत्र जो है यहाँ पर भी है, यानी आयरलैंड के ऊपर भी है, यानी कि आयरलैंड जो द्वीप है वहाँ पर भी इसका जो है कुछ टेरिटोरियल हिस्सा यहाँ पे इसका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो गया। और जो ये सब मैप में आपको याद रहना चाहिए थोड़ा कि कौन सा जो है द्वीप कहाँ पे है, ब्रिटिश द्वीप का द्वीप समूह कहाँ पे है, आयरलैंड कहाँ पे है, इंग्लैंड कहाँ पे है, तो आपको जो चीज़ें जो हैं आसानी से याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। आगे यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड तथा आयरिश गणराज्य जो है शामिल हैं, ठीक है, तो हमने देखा भी है आयरलैंड में, तो आयरलैंड में क्या है, उत्तरी आयरलैंड है तथा आयरिश गणराज्य शामिल है। और ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या है, ग्रेट ब्रिटेन किससे मिलके बना हुआ है, तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और इंग्लैंड, तो तीन से मिल करके बना हुआ है ग्रेट ब्रिटेन, तो ध्यान रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा कौन कौन है। तो पहला हिस्सा कौन है, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और इंग्लैंड, यानी इन तीन देशों को मिला करके ही बना है ग्रेट ब्रिटेन। चलिए ये तो हमने देख लिया, राजनीतिक व्यवस्था को देख लिया, राजनीतिक सीमाओं को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं भौतिक लक्षण, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौतिक लक्षण में क्या है, हमको देखना है कि यहाँ का जो है कैसी मिट्टी उट्टी है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, तो हम उसको इस रूप में डिवाइड करेंगे। तो यूरोप को जो है मुख्य रूप से 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। ये भाग कौन कौन से, पहला क्या है, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ, तो उत्तर और पश्चिमी, यानी इस वाले एरिया की बात हो रही है ऐसे, तो उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ। फिर दूसरा भाग कौन सा, यूरोप के उत्तरी मैदान। फिर मध्यवर्ती उच्च भूमि यानी बीच का जो ऊंचा भाग है, और फिर उसके बाद आल्प्स पर्वतमाला। तो 4 जो है भौतिक विभागों में इसको बांटा जाता है। तो हम बारी बारी से हम चारों को डिस्कस करेंगे, तो समझते रहिएगा और मैप में इसको साथ में देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं है कि मैप भी एक साइड लगा के दिखाऊं। तो पहला देख लेते हैं उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ। तो यूरोप के क्या है, सुदूर उत्तर में, यानी कि जो नॉर्थ का हिस्सा है यूरोप का, वहाँ पे जो है उच्च भूमियों का देश है, यानी कि वहाँ पे ऊंचा प्रदेश है, सागर तल से क्या है उसकी ऊंचाई अधिक है। यह फिनलैंड से लेकर के, हमने अभी देखा था ऊपर फिनलैंड, तो वह फिनलैंड से लेकर के स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया और ब्रिटिश द्वीप समूह से होता हुआ जो है आइसलैंड तक क्या है फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमियाँ जो हैं उसमें क्या क्या शामिल है, जो फिनलैंड से लेकर के स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीप समूह हो गया, वहाँ तक फैला हुआ है। साथ में आइसलैंड हो गया, वहाँ भी ये उसको शामिल किया जाता है। और इस भूमि के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहते हैं। तो आपको अगर नाम ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है, फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहते हैं इस भाग को। और इस शील्ड की जो चट्टानें हैं कैसी हैं, यूरोप की सबसे पुरानी हैं, अनावृत हैं, यानी कि उधड़ी हुई, यानी कि घिस पिट गई हैं, क्योंकि बर्फ की वजह से क्या है चट्टानें घिस पिट गई हैं, चट्टानें हैं। यहाँ हिमानियों ने जो है अवसादी चट्टानों को काट काट कर क्या कर दिया, हटा दिया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में जो है जो
धात्विक खनिज हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है धात्विक खनिज जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये काफ़ी मात्रा में क्या है पाए जाते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में, यानी जो स्कैंडिनेविया का जो क्षेत्र था, उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, वहाँ पर मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं लोहा और तांबा। लेकिन यहाँ अवसादी चट्टानों से संबंधित जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस लगभग नहीं पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो धातु खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं, और जो अवसादी चट्टानों से संबंधित जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, प्राकृतिक गैस होते हैं, वो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की चट्टानें यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। फिर इस शील्ड के पश्चिमी भाग में क्या है, मोड़ पड़ गए हैं, ठीक है। जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे फोल्ड, यानी कि ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं, फोल्ड, जिन्होंने क्या है पर्वतों का रूप ले लिया है। तो ये पर्वत कहलाते हैं, वलित पर्वत कहलाते हैं ये। और नॉर्वे के जो तट पर ये अटलांटिक महासागर तक जा पहुंचे हैं, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, जिससे क्या है फ्योर्ड बन गए हैं। फ्योर्ड, तो फ्योर्ड एक आकृति का नाम होता है, ठीक है। ये हिमानियों के द्वारा निर्मित गहरी घाटियां हैं। तो जो बर्फ होती है, हिमानी होती है, उसके द्वारा जो है ये जो फ्योर्ड होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो फ्योर्ड किससे बनने वाली आकृति है? हिमानी से बनने वाली आकृति है। तो ध्यान रखिएगा इसको हम आगे चल के जो बड़े क्लास के यानी 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फ्योर्ड कैसे बनते हैं वहाँ पे। अभी आप बस याद कर लीजिए कि हिमानियाँ जो होती हैं, यानी जो बर्फ होती है, वो जो है फ्योर्ड का निर्माण करती है, जिनमें अब क्या है सागर का जल भर गया है, यानी कि जो वाटर जो है माने पानी है वो इन घाटियों के अंदर प्रवेश कर गया है। तो वहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में फ्योर्ड क्या होते हैं, बनते कैसे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोप के उत्तरी मैदान की बात कर लेते हैं। तो हमने पहले देख लिया क्या, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियों को देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यूरोप के जो उत्तरी मैदान है, यानी मैदानी क्षेत्र को एक बार देख लेते हैं। तो ये मैदान जो है पूर्व में क्या है यूराल पर्वत से लेकर के, तो यहाँ पर क्या है मतलब पूरब हिस्सा है, तो वहाँ से यूराल पर्वत से लेकर के जो है पश्चिम में अटलांटिक महासागर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो वहाँ तक ये उनके बीच में ये फैला हुआ है मुख्य रूप से। तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक फैले हुए हैं ये मैदान जो है, ठीक है। इनके क्या है पश्चिमी विस्तार को ब्रिटिश द्वीप समूह में भी देखा जा सकता है, यानी कि जो ब्रिटिश द्वीप समूह है वहाँ पर भी जो है ये पाए जाते हैं। फिर ये मैदान जो है पूर्वी भाग में सबसे अधिक चौड़े हैं। तो पूर्व में क्या होंगे, चौड़े होंगे, और पश्चिम की ओर क्या है धीरे धीरे संकरे, यानी कि बहुत ही कम चौड़े होते हैं, होते चले गए हैं, समझ गए। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे संकरा है तो ये इधर यानी चौड़ा है, यानी पूर्व में क्या होगा चौड़ा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे संकरे, यानी कम चौड़े होंगे। फिर इनके उत्तर में क्या है श्वेत सागर है। तो आप मैप में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा व्हाइट सी, श्वेत सागर, ठीक है। तथा उत्तर पश्चिम में क्या है उच्च भूमियां हैं, जो हमने अभी ऊपर देखा था उत्तर पश्चिम में क्या थी, उच्च भूमि थी ना, ठीक है। और दक्षिण में क्या मिलेगा, मध्यवर्ती उच्च भूमियां, ठीक है। तो दक्षिण में मिलेगा हमको मध्यवर्ती उच्च भूमियां, उनके बीच में ये मैदान फैले हुए हैं, यानी पाए जाते हैं। फिर इन मैदानों की जो है समुद्र तल से क्या ऊंचाई अधिक नहीं है। तो मैदान हमेशा क्या होते हैं, कम ऊंचे होते हैं समुद्र तल से, और लगभग समतल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो वही लिखा हुआ ये सामान्यतः जो है समतल हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या उर्मिल का मतलब लहरदार, ऐसे लहरदार, इसको बोलते हैं उर्मिल, या फिर तरंगित भी हो गए हैं, ठीक है। फिर यह प्राचीन काल से ही क्या है एक खेतीहर क्षेत्र, यानी कि इसमें खेती वेती, इसमें मैदान है तो वहाँ पे क्या होता है खेती की जा सकती है ना, तो खेतीहर क्षेत्र है, यानी खेती के लायक है, और खेती यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है। कहीं कहीं क्या है छुटपुट पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जो अपरदित होकर क्या है द्रोणियों में बदल गई हैं। लंदन और पेरिस की द्रोणियाँ ऐसी ही हैं, ठीक है, यानी कि पहले कभी समय में एक पुराने समय में कहीं पहाड़ी रही होंगी, तो समय के साथ क्या है पहाड़ियाँ घिस पिट गई, और वो द्रोणियों यानी कि द्रोणी में बदल गई, यानी बेसिन में बदल गई। इस मैदान में क्या है बड़ी बड़ी नाव है, यानी कि नौ संचालन के योग्य हैं, नदियां बहती हैं, यानी कि नाव चलाई जा सकती है इसमें। फिर राइन और सीन दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो क्रमशः उत्तरी सागर और, तो उत्तरी सागर हो गया, और क्या बोलते हैं दूसरा कौन सा सागर होगा आपका, भूमध्य सागर, ठीक है। तो उत्तरी सागर हो गया, और द इंग्लिश चैनल में गिरती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें वो इंग्लिश चैनल में गिरती हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो नदियाँ का नाम दे रखा है उसको आप मैप में एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो राइन नदी है और सीन नदी, दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
राइन नदी कहाँ गिरेगी? उत्तरी सागर में गिरेगी। और सीन नदी कहाँ गिरती है? वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइन नदी जो है किस महासागर या सागर में गिरती है? तो उत्तरी सागर में गिरती है। और सीन नदी कहाँ गिरती है? तो सीन नदी गिरेगी आपकी इंग्लिश चैनल में। ठीक है, अभी आपको मैप में भी दिखा देंगे इंग्लिश चैनल है कहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर देखिएगा राइन नदी जो है, तो राइन नदी जो है अपनी दरार घाटी में के लिए प्रसिद्ध है। तो दरार घाटी क्या होती है? देखिए कोई स्थल भाग है, मान लो ये स्थल भाग है ये कोई, लेकिन जब क्या है, जब पृथ्वी में कोई हलचल होती है तो ये मान लो ये वाला हिस्सा जो है टूट करके क्या हो जाए, नीचे धंस जाए ऐसे। ठीक है, ये नीचे धंस गया अगर ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी? एक घाटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? घाटी। तो इसी को क्या बोलते हैं? राइन घाटी है ये। ठीक है, राइन नदी इसके अंदर बहती है, तो उसी के नदी के नाम पर इसको क्या बोलते हैं? राइन घाटी। तो आप समझ गए होंगे घाटी कैसे बनती है। ठीक है, तो ये घाटी वाला हिस्सा हो गया। अब ये क्या बन जाएंगे? पर्वत बन जाएंगे। एक इधर पर्वत बन जाएगा, एक इधर पर्वत बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि घाटियाँ कैसे बनती हैं ये जो है। तो आगे जब 11th क्लास में जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि घाटियों का निर्माण कैसे होता है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये घाटियाँ होती कैसी हैं। तो ये घाटी कैसी होती हैं? ये मान लो कोई समतल मैदान है और पर्वतीय क्या बोलते हैं, धरातलीय हलचल, पृथ्वी की हलचल के प्रभाव में जो ये वाला हिस्सा जो है धंस जाता है अगर नीचे की ओर, तो इधर का हिस्सा जो ऊंचा हो जाएगा, खड़ा है, और इधर का हिस्सा जो है ऊंचा खड़ा है। तो इसके बीच में जो ये क्षेत्र है वो कहलाएगा घाटी कहलाएगा। और पानी जो है इसके अंदर बीच से बहेगी तो नदी बन जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है राइन नदी जो है अपनी दरार घाटी के लिए जो है प्रसिद्ध है। डेन्यूब और नीपर और डॉन तथा वोल्गा अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो अब इनको भी आप मैप में देखिए कि डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। नीपर नदी है जो कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। डॉन नदी, वोल्गा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो हमको पता होना चाहिए कि वोल्गा नदी जो है कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जो है ये समाप्त होती है या फिर गिरती है। इस मैदान में जो है कई स्थानों पर उत्तम कोटि के क्या हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस के निक्षेप भी पाए जाते हैं। इन निक्षेपों का जो विस्तार है कहाँ है? उत्तरी सागर में भी है, यानी कि जो उत्तर में उत्तरी सागर है जिसको आर्कटिक सागर भी बोलते हैं, तो वहाँ तक जो है इनका निक्षेप पाया जाता है। यहाँ क्या है, आजकल बड़े पैमाने पर तेल की खोज और उत्पादन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी के विकास से जो है यहाँ पे तेल खोजी जा रही है, गैस का जो है खोजी जा रही है। अब हम देख लेते हैं, एक बार मैप में देख लेते हैं कि इंग्लिश चैनल कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो ऊपर आपको मैप में दिखा देता हूँ, ऊपर मैप दे रखा है तो वहाँ पर शायद दिया होगा, वैसे आप अपने स्कूल एटलस में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ पे इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल कहाँ मिलेगा आपको? देखिए ये रहा आपका फ्रांस और ये है क्या? इंग्लैंड। तो इनके बीच जो है ये है ना, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इंग्लिश चैनल में कौन सी नदी गिरती है? सीन नदी। तो सीन नदी ये है इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, और राइन नदी जो कहाँ गिरती है? वो उत्तरी महासागर में गिरती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला हमारा क्या आएगा? मध्यवर्ती उच्च भूमि आएगा। ठीक है, तो हम निम्न के बाद हम अगली पढ़ते हैं, उच्च भूमियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, तो अब ये कहाँ पाई जाती हैं? तो मध्यवर्ती जो उच्च भूमियों में जो है विविध प्रकार के पर्वत होते हैं, यहाँ पहाड़ियाँ हो गई और पठार शामिल हैं। ठीक है, उच्च भूमियाँ तो जाहिर से ऊंची वाली चीज़ें होंगी, तो पर्वत ऊंचे होते हैं, पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं, पठार होते ऊंचे हैं, तो इनको शामिल किया जाता है। स्पेन और पुर्तगाल के मेसेटा, फ्रांस का मध्यवर्ती मैसिफ तथा जूरा पर्वत, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट और चेक तथा स्लोवाक की कई कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां जो हैं इसी प्रदेश के भाग हैं। तो देखिए स्पेन हो गया और पुर्तगाल हो गया, वहाँ क्या मिलेगा आपको? मेसेटा मिलेगा। ठीक है, फ्रांस के जो है मध्यवर्ती भाग में क्या मिलेगा? मैसिफ। ठीक है, और जूरा पर्वत। तो कभी भी पूछा जाए कि मैसिफ पर्वत कहाँ है, जूरा पर्वत कहाँ है, तो फ्रांस में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर जर्मनी में कौन सा मिलेगा आपको? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत मिलेगा।
ठीक है। तो इन पर्वतों के नाम याद रखिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को ये मिलेगा ही मिलेगा। फिर इस प्रदेश से होकर दो प्रमुख नदियां बहती हैं, इनकी घाटियां कैसी हैं, चौड़ी हैं। राइन जो है उत्तर की ओर तथा रोन नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। तो राइन नदी जो है ऐसे से बहते हुए उत्तर की ओर बहेगी, और जो रोन नदी है वो दक्षिण की ओर जो है बहती है। तो ये प्रमुख नदियां हैं ये इस क्षेत्र की। और इन दोनों नदियों को क्या है, एक नहर के द्वारा जोड़ दिया गया। दो नदियां जो है राइन नदी होगी और रोन नदी होगी, इनको क्या है एक नहर के माध्यम से क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इन नदियों से होकर महाद्वीप के आर पार की यात्रा की जा सकती है, यानी कि पूरे महाद्वीप में जो है एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक जो है यात्रा की जा सकती है, क्योंकि राइन नदी और रोन नदी दोनों ही जो है एक उत्तर की ओर बह रही है, एक दक्षिण की ओर बह रही है। तो इनको आपस में जोड़ दिया हमने, मान लो अगर किसी नहर के माध्यम से, तो आप महाद्वीप के इस कोने से जाकर के, इस साइड से जाकर के आप उत्तरी भाग में जा सकते हैं, यानी दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग में यात्रा कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आल्प्स पर्वत। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि तो आल्प्स पर्वत में देख लेते हैं। तो आल्प्स पर्वत में क्या है, दक्षिण में जो है ऊंचे पर्वतों की क्या है एक श्रृंखला पाई जाती है, ठीक। जो यूरोप का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे आपको क्या मिलता है आल्प्स पर्वत, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों की एक श्रृंखला है। इन पर्वतों का निर्माण भी जो है उसी युग में हुआ था जब अफ्रीका के एटलस पर्वत तथा उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत बने थे, यानी कि ये कौन से माउंटेन है, वलित पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो अफ्रीका में आप देखेंगे, आप जो उत्तरी अफ्रीका है जहाँ मोरक्को देश है वहाँ पे आपको दिखाई देगा एटलस पर्वत दिखाई देगा, ठीक है। और अमेरिका में तो आपने देखा है रॉकी पर्वत को, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा भी था रॉकी पर्वत को। तो उसी प्रकार के जो है उसी समय में ये भी बना था आल्प्स पर्वत, ठीक है। तो आल्प्स पर्वत जो कैसा है, इन्हीं के टाइम पीरियड में बना हुआ है, जब ये बने थे उसी समय ये भी बने थे। इनका विस्तार जो है पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर के पूरब में जो है कैस्पियन सागर तक है, यानी आल्प्स पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर के पूरब में जो है कैस्पियन सागर तक ये फैले हुए हैं मुख्य रूप से। और यहाँ से आगे इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में है, ठीक है। इन पर्वतों की क्या है ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इनकी ढाल कैसे हैं, तेज हैं, खड़े ढाल हैं, और घाटियां कैसी हैं, गहरी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पर्वत कौन है, आल्प्स पर्वत है, ठीक है। तो बहुत सारी जो है पर्वतमालाएं हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, आल्प्स पर्वत है। और माउंट ब्लांक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आल्प्स पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, माउंट ब्लांक। तो नोट कर लीजिए इसको, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, तो माउंट ब्लांक है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप। फिर प्रेनीज, कारपेंथियन और काकेसस अन्य क्या है महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये भी याद रखिए, प्रेनीज जो होती है कारपेंथियन हो गई, और काकेसस जो है एक अन्य महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, इसी के भाग हैं वो। और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत अगर बात करते हैं कौन सा है, तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है शिखर एल्ब्रुस है। तो ये भी नोट कर लीजिए, कभी भी पूछा सकता है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो एल्ब्रुस है। और ये किसका है, यह कहाँ पाया जाता है, तो ये काकेसस श्रेणी जो है, ठीक है, काकेसस रेंज वहां पे आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे आगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये पर्वत जो है श्रेणियां सामान्यतः क्या एक दूसरे के समांतर मोड़ बनाती हुई, यानी समांतर का मतलब ऐसे ऐसे चल रही होंगी ऐसे, ठीक है। तो समांतर हो गई ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से फैली हुई है। तो ये पर्वत श्रेणियां जो है सामान्यतः एक दूसरे के समानांतर मोड़ का मतलब फोल्ड, वलन बनाती हुई फैली हुई हैं। इन वलित पर्वतों का निर्माण जो है उस समय हुआ था जब भूपर्पटी के भीतर आंतरिक हलचलों के कारण जो है दोनों ओर से धीरे धीरे दबाव पड़ा था। तो जब हम 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि पर्वत बनते कैसे हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इस दबाव के कारण ही क्या है ये भाग ऊपर उठे और उनमें क्या हो गए, मोड़ पड़ गए, यानी कि एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो इसके जो बीच की चीज होगी वो ऐसे से मुड़ जाएगी, ठीक है। इसको देखना है तो आप पेपर लीजिए एक, और पेपर के दोनों हिस्से से आप दबाव डालिए थोड़ा थोड़ा, तो पेपर जो है इस तरह से मोड़ हो जाएगा, उसमें फोल्ड आ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, यानी कि वलित पर्वत बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं साथ में, यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, ठीक है।
और यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे इसका जो दिखाया गया है मैप में, तो उसको पहले देख लीजिए जो प्रमुख पर्वत यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अब सबके प्रमुख पर्वत हमने देखा है अभी। तो हमने भी बात की थी किसकी, प्रीनीज की। तो प्रीनीज कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये आपका जो है ये वाला हिस्से में क्या आपका है, प्रीनीज मिलेगी, ठीक है। पर्वत श्रृंखला आल्प्स कहाँ मिलेंगे, ये वाला हिस्सा जो है पूरा ये क्या है, आल्प्स पर्वत रेंज हो गई, ठीक है। कार्पेंथियन पर्वत कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये वाला जो हिस्सा हो गया कार्पेंथियन पर्वत हो गया, ठीक है। फिर काकेशस पर्वत कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, जो कैस्पियन सागर के से और काला सागर के बीच में है। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में आपको क्या मिलेगा, काकेशस पर्वत मिलेगा। तो काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एल्ब्रुस शिखर, ठीक है। तो यही जो है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ पे दिखाया गया है पूरा कि कब कौन सा टाइम कब बना हुआ है ये, तो अल्पाइन तंत्र है ये, ठीक है, अल्पाइन एरा में बना हुआ है। फिर मध्यवर्ती ऊंची भूमि को दिखाया गया है, तो जहाँ जहाँ इस तरह से है, यानी ये मध्यवर्ती ऊंची भूमि का क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर यूरोप का उत्तरी ऊंची भूमि दिखाई गई है, तो उसके लिए क्या दिखाया गया है, जो ऐसे ऐसे लाइन खींची हुई है ये, तो वो आपको उत्तर में दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो है उत्तर की उच्च भूमि को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दर्शाया गया है उत्तर की जो है उच्च भूमि का जो है क्षेत्र। तो ये पूरा ये जो स्कैंडिनेविया जो पठार है पूरा ये है, ये वाला हिस्सा हो गया, तो ये इसी का ही ये भाग है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिखाया गया है यहाँ पर क्या, यूरोप का जो मैदानी दिखाया गया क्षेत्र, तो जहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये ब्लैंक वाला है हिस्सा, ये ब्लैंक दिखाया गया है। तो जहाँ जहाँ लाइन नहीं खींची हुई वो क्या हिस्सा कहलाया जाएगा, वो जो है यूरोप का जो है उत्तरी मैदान कहलाएगा, ठीक है। तो मैप में हमने एक बार देख लिया इसको अच्छे से, अब आसानी से जो है चीज़ें आपको पता हो गई होंगी कि कौन सा जो है पर्वत कहाँ पे है। चलिए अब हम देख लेते हैं जलवायु तथा वनस्पति की बात कर लेते हैं। तो यदि आप मानचित्र में देखेंगे तो हम देखेंगे पहले कि यूरोप जो है कहाँ पे स्थित है, उसका अक्षांश कहाँ है, ठीक है। तो हम पाते हैं कि हम यूरोप जब मैप में देखते हैं तो इसका अक्षांश कहाँ है, तो काफ़ी उच्च अक्षांशों पे है ये, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है उच्च अक्षांशों पे है, तो वही लिखा हुआ है महाद्वीप का जो अधिकतर भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, ठीक है, फैला हुआ है और उच्च अक्षांशों में स्थित होता है। देखिए उच्च अक्षांश क्या होते हैं, देखिए 0 डिग्री से यहाँ पे विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। फिर 30 डिग्री, 30 से 35 डिग्री होती है यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम मानते हैं 60 से 65 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं उत्तर की ओर, तो क्या होगा, 0 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 60 आएगा, तो बढ़ता जा रहा है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं उच्च अक्षांश, क्योंकि नंबर जो है अक्षांश के वो अधिक हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उच्च अक्षांशों में स्थित होने पर भी जो यूरोप की जलवायु क्या है, मृदुल है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मुख्य रूप से जो यूरोप का भाग फैला हुआ है वो इसी के आसपास फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 50 डिग्री के आसपास या फिर 40 डिग्री से लेकर के यहाँ तक का जो है हिस्सा फैला हुआ है, 60-65 के आसपास तक। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ठंडी होनी चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पर ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, महासागरीय प्रभाव अधिक है, ठीक है। उसके उत्तर में भी महासागर है, पश्चिम में भी महासागर है, दक्षिण में भी महासागर है। तो यूरोप महाद्वीप के 3 तरफ क्या है, महासागर होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है क्या है, महासागरीय जलवायु का प्रभाव अधिक रहता है, जिससे क्या है बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है, बहुत अधिक ठंडी भी नहीं होती है। तो जो जलवायु होगी कैसी होगी, वो मृदुल होगी, यानी अच्छी, सॉफ्ट। फिर वही लिखा है इसकी जलवायु अनेक कारकों से प्रभावित होती है। ये कारक कौन से हैं, पहला है कारक उच्चावच, ठीक है, सागरों से निकटता, तो हमने आपको बता दिया पहले ही, सागर से नज़दीक है, महासागर से नज़दीक हैं इसलिए। फिर पछुआ पवने, तो इस क्षेत्र में जो पवने चलती हैं मुख्य रूप से कौन सी चलती हैं, वो पछुआ पवने चलती हैं। तथा उत्तर अटलांटिक प्रवाह, तो जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है यानी प्रवाह है, तो एक गर्म जलधारा होने की वजह से वो जो है यहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। तो इसीलिए जो है सर्दियों में भी अधिक ठंडी नहीं पड़ती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोप का जो विस्तार है वो पछुआ पवनों की पेटियों में है। तो हमने कब बताया, जो पछुआ पवनें चलती हैं वो यूरोप के महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये पवनें क्या है, दक्षिण पश्चिमी से ही चलती हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी से चलती हैं। और यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है। तो आपने देखा अभी हमने जितने भी पर्वत देखे हैं वो ऐसे नहीं फैले हुए हैं, ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण नहीं फैले हुए हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण नहीं, इस तरह से नहीं फैले हुए हैं ये,
ठीक है, हमेशा सारे पर्वत कैसे फैले हुए हैं, ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, इन पवनों के मार्ग में कोई रुकावट नहीं पड़ती है। अगर मान लो अगर कोई मार्ग जो है ऐसा होता और पश्चिम से हवाएं चलती अगर ऐसे ऐसे, तो आगे आके क्या हो जाए, टकरा जाती, बाधा मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो पर्वत फैले हैं कैसे फैले, ऐसे फैले हैं, तो हवाएं भी चल रही हैं तो ऐसे से चलेंगी ना फिर हवाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, हवाओं को कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो इससे क्या है, कोई रुकावट नहीं आती है। अतः ये पवनें क्या है, देश के आंतरिक भागों तक पहुंच जाती हैं, यानी कि देश के अंदर तक पहुंच जाती हैं, और जो है तापमान को क्या करती हैं, मृदु यानी कि सॉफ्ट बनाए रखती हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का गर्म जल जो है, जो आप इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, जब वहाँ पे हम जलवायु क्या बोलते हैं, महासागरीय धाराओं को देखा था हमने, तो वहाँ पे अपने देखा था जो उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह होता है वो कैसी धारा है, एक गर्म जलधारा है। ठीक है, तो गर्म जलधारा है तो क्या करेगी, वो जहाँ भी जाएगी वहाँ के मौसम को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का गर्म जल पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास के सागरों के पानी को जमने नहीं देता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो है ठंडी क्यों नहीं पड़ रही है, कम, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो रही है ठंडी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि बहुत ही ठंडी हो। फिर क्या है, इस प्रवाह के गर्म प्रभाव को पछुआ पवनें स्थल भागों पर अंदर तक ले जाती हैं, और ये पवनें क्या है, अपने साथ नमी भी ले जाती हैं। तो हमने इसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे गर्म जलधाराएं चलती हैं वो उनमें क्या होगी, नमी होगी। ठीक है, क्योंकि जलवाष्प क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और जो पवनें चलेंगी तो उनमें क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी। और जहाँ पर ये गर्म जलधाराएं होती हैं वहाँ पे क्या, बारिश अधिक होगी, क्योंकि नमी हवा में है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, ये पवनें अपने साथ नमी ले जाती हैं और अच्छी वर्षा करती हैं, क्योंकि नमी हवा में है तो बारिश भी करेगी वो। इन पवनों के स्थायी रूप से चलने के कारण लगभग पूरे साल ही अच्छी वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप में हमेशा बारिश होती है, पूरे साल भर बारिश होती है। आप कभी यूरोप की मूवी देखेंगे, हॉलीवुड की मूवी देखेंगे, अगर यूरोप का सीन है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या दिखाया जाएगा कि साल भर वर्षा होती है वहाँ पर। ठीक है, यह वर्षा जो है सामान्यतः पश्चिमी भागों में अच्छी होती है और पूर्व की ओर घटती जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप बनावट देखेंगे, ऐसे मान लो कि बना हुआ है यूरोप, ठीक है, यूरोप का मान लो मानचित्र ऐसे बना हुआ है, तो इधर से हवाएं चल रही हैं पश्चिम से, तो पश्चिम से हवाएं चलेंगी, जैसे जैसे अंदर जाएंगी तो इनकी क्या है, नमी कम होती जाएगी। तो जाहिर सी बात, यहाँ ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ पे सबसे कम। तो इस क्षेत्र में जो बारिश जो है कैसे, पश्चिम से जो है पूर्व की ओर घटती जाती है। ठीक है, तो कहीं भी आप, अगर आपको वहाँ की स्थलाकृति के बारे में पता है, वहाँ पता है कि पवनें कौन सी चल रही हैं, तो आप वहाँ की जलवायु पता कर सकते हैं कि बारिश कहाँ होगी, कहाँ पे नहीं होगी, कितनी होगी, ये सारी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। फिर क्या है, पश्चिमी यूरोप में क्या है, पछुआ पवनों और समुद्र से निकटता के कारण, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु कैसी रहती है, कोष्ण यानी गर्म रहती है, तथा शीत ऋतु कैसी रहती है, शीतल रहती है। तापमान जो है पूरे वर्ष प्रायः एक समान रहता है। ठीक है, ज़्यादा बहुत चेंजेस नहीं होंगे साल भर में तापमान जो होगा, क्योंकि सागरीय प्रभाव अधिक है। तो सागर का काम क्या होता है, ना तो वो जल्दी ठंडा होगा ना ही जल्दी गर्म होगा महासागर, इसलिए क्या है, तापमान जो है लगभग एक जैसा ही रहता है। वर्षा भी लगभग पूरे वर्ष ही होती है, तो पछुआ पवनों के प्रभाव में क्या है, वर्ष भर वर्षा वहाँ पे होगी। इस प्रकार की जलवायु क्या है, महासागरीय जलवायु का विशिष्ट रूप है, और इसे यहाँ पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहते हैं। तो कभी पूछा है कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की क्या विशेषता होती है, तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की विशेषता ये है कि यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है, तापमान लगभग एक जैसा रहता है, ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो ये विशेषता है किसकी, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की। चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे दे रखा है कि महासागरों का जो समताकारी प्रभाव, यानी कि समताकारी प्रभाव का मतलब क्या हो गया, एक जैसा बनाए रखना। ठीक है, तो महासागरों का जो समताकारी प्रभाव जो है पूर्व की ओर घटता जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी दूरी जो है महासागरों से बढ़ती जाती है, इसलिए क्या है, जाहिर सी बात है, जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जो महासागरीय जलवायु का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वहाँ पे जो है महासागरीय जलवायु का जो है प्रभाव कम होता रहेगा। तो वही लिखा, परिणाम स्वरूप जो है मध्य और पूर्वी यूरोप में जो है ग्रीष्म ऋतु गर्म होगी और शीत ऋतु बहुत ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है महासागरों का प्रभाव कम होता है। फिर वर्षा भी क्या होती है, कम होती है। ऐसी जलवायु जिसके वार्षिक तापांतर में क्या है, बड़ी भिन्नता रहती है तथा हल्की वर्षा होती है, उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय जलवायु, यानी कि
कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं इसको, महाद्वीपीय जलवायु बोलते हैं, क्योंकि महाद्वीप का अधिक प्रभाव है। और जो यानी महाद्वीप का मतलब क्या हो गया, लैंड एरिया, स्थल भाग अधिक हो गया। अब लैंड क्या होता है, लैंड की खास बात क्या होती है, जल्दी गर्म होगा वो, ठीक है, तेजी से, और जल्दी ठंडा भी होता है। तो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, तो ऐसे में क्या होगा, गर्मियों में खूब गर्मी पड़ेगी, और सर्दियों में क्या होगी, खूब सर्दी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय जलवायु बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगी आपको, आंतरिक भागों में मिलेगी। फिर दक्षिणी यूरोप जो है ग्रीष्म ऋतु में अपतट पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, अतः यहाँ वर्षा जो होती है कब होती है, तो ये दक्षिणी यूरोप है, यानी दक्षिणी हिस्सा जो है भूमध्य सागर के साथ साथ जो तटीय क्षेत्र में जो देश हैं उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी यूरोप का हिस्सा बोलेंगे। और वो क्या है, ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो है जो हवाएं चलेंगी वो कैसी चलेंगी, वो चलेंगी लैंड से सागर की ओर, ठीक है। तो कभी भी बारिश जो होती है कब होती है, जब बारिश तब होगी जब हवाएं कैसी चलनी चाहिए, महासागर से महाद्वीप की ओर, ठीक है। यानी कि जो महासागरीय हिस्सा है वहां से हवाएं चलनी चाहिए, किधर की ओर चलनी चाहिए, महाद्वीप की ओर, यानी स्थलीय भाग की ओर चलनी चाहिए। लेकिन वहां पे होता क्या है, वहां पे आप देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में यह जो है हवाएं यहाँ पर बदल जाती हैं, उनकी दिशा बदल जाती है। वहाँ पे हवाएं चलती हैं कौन सी, पूर्वी हवाएं, ठीक है, जिनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें बोलते हैं या फिर सन्मार्गी पवनें बोलते हैं। तो उनकी दिशा क्या होती, उनकी दिशा होती पूरब से चलेंगी ये, ठीक है। तो पूर्व में क्या है, ये तो लैंड एरिया हो गया, ठीक है। तो पूर्व लैंड एरिया से जा रही कहाँ, महासागर की ओर जा रही है, तो बारिश नहीं करेगी वो। बारिश कब होगी, जब महासागर से हवा चलेगी, महासागर के ऊपर से, और लैंड वाले एरिया में जाएगी, यानी स्थल भाग पे वो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है वर्षा नहीं होती है, शीत ऋतु में होती है। तो वही लिखा, केवल शीत ऋतु में ही वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, लंबी होती है और गर्म होगी और शुष्क होगी, यानी बारिश तो होनी नहीं वहां पर है। शीत ऋतु क्या है, कोष्ण है, यानी गर्म है तथा आर्द्र होती है। लेकिन शीत ऋतु में क्या होगी, बारिश होगी। क्यों, क्योंकि शीत ऋतु में जो है ये भाग जो है आपका कौन से पवनों के प्रभाव में आ जाएगा, तो ये क्षेत्र जो है जो पछुआ पवनें होती हैं उनके प्रभाव में आ जाएगा। अब ये कैसे होता है, तो इसके आगे वाले जो क्लास हैं उनमें वीडियो में बताया जाएगा कि जो पेटियां होती हैं सूर्य की स्थिति के अनुसार जो है बदलती हैं, ठीक है। एक बार चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे होता है ये। तो मान लो अगर ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री हो गई, और यहाँ पे जो है 30 डिग्री मान लो आप ये क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 40 डिग्री मान लो, यहीं पर मान लो, ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। तो देखिए जब सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, सूरज हो गया, तो सूर्य जब यहाँ पर होता है तब जो है हवाएं मुख्य रूप से चलती हैं जो पूर्वी पवनें, तो वो इस एरिया में चलेंगी, ठीक है, इस वाले एरिया में वो चलती हैं पूरब से ऐसे, ठीक है। लेकिन जब सूर्य क्या है जून के महीने में कहाँ जाएगा, वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे जाएगा ना, यहाँ पर जाएगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे, यहाँ पे, यानी सूरज यहाँ पे आ गया अब, ठीक है। अब सूरज अगर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना ये और विस्तार हो जाता है, यानी कि यहाँ ये जो 30 तक चल रही थी, अब ये पवनें कहाँ से चलना स्टार्ट कर देंगी, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देंगी, 40 से चलना स्टार्ट कर देंगी। यानी कि पूरा जो ये 0 डिग्री वाले जो कंडीशन है वो कहाँ बन जाएगी, 23.5 पे चली जाएगी, और 23.5 वाली कंडीशन है और आगे चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये पेटियां जो होती हैं वो खिसकती हैं इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर खिसकेंगी। और दिसंबर में जो पेटियां होंगी वो कहाँ खिसक आएंगी, वो इधर की ओर खिसक आती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो 30 से 40 डिग्री का जो क्षेत्र है, ये 30 से 40 डिग्री का जो क्षेत्र है वो एक ऐसा संक्रमण का क्षेत्र हो जाता है, यानी कि ट्रांजिशन का क्षेत्र होता है कि एक समय क्या होगा, इस वाले भाग में क्या होगा, यानी इस 30 से 40 डिग्री वाले भाग में हवाएं चलेंगी, क्या पूर्वी हवाएं चलेंगी, ठीक है। और फिर सर्दियों के टाइम पे क्या हो जाएगा, सर्दियों के टाइम पे ये हवाएं जो है यहाँ पे पछुआ पवनें चलना स्टार्ट कर देंगी। तो पूरब से अगर हवाएं आएंगी तो ये क्या है, लैंड एरिया से होके आती हैं, जिसकी वजह से बारिश नहीं करेंगी। लेकिन जब ये महासागरों के ऊपर से होके जो पछुआ पवनें चलती हैं तो वो महासागरों से होके ऊपर से निकलती हैं, जिसकी वजह से इनमें आर्द्रता होती है और जिसकी वजह से ये बारिश करेंगी। इसीलिए जो है भूमध्य सागरीय जो जलवायु है तो उसकी खास बात यही है भूमध्य सागरीय जलवायु की कि वहाँ पे वर्षा जो होती है शीत ऋतु में होती है, ठंडी में होती है वर्षा, ठीक है। तो ये खास बात है उसकी। भूमध्य सागरीय जलवायु जो भूमध्य सागर जो है उसके आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है, और ये क्षेत्र कितना 30 से 40 डिग्री के बीच का क्षेत्र है ये,
आप मैप में देखेंगे तो इसका अक्षांश जो है कितना है, 30 से 40 डिग्री में फैला हुआ है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे बारिश होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है और भूमध्य सागरीय जलवायु अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो होती है कब होती है, शीत ऋतु में, ठंडी में वर्षा होती है, गर्मी में वर्षा नहीं होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो वही लिखा हुआ इस प्रकार की जलवायु को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु बोलते हैं। अब कभी भी आपसे पूछा जाए कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होती है, ऑप्शन दे रखा होगा, तो वहां पे हमको टिक किस पे मारना है कि जाड़े में वर्षा होती है, यानी शीतकाल में वर्षा होती है, और ग्रीष्म काल कैसा रहता है, शुष्क रहता है, यानी कि वर्षा नहीं होती है। फिर इसको आप नोट कर लीजिए वरना भूल जाएंगे आप। हालांकि मैंने पूरा आपको मैकेनिज्म सिखा दिया कि कैसे होता है, और जब बाद में आगे चल करके हम जो बड़े क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर इसका नाम क्या है, भूमध्य सागर के नाम पर पड़ा है, तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। इसको इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन सी बोलते हैं, क्योंकि इसी के तट के साथ साथ इस तरह की जलवायु का क्या सबसे अच्छा रूप देखा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आर्कटिक वृत्त, तो जो आर्कटिक वृत्त है यानी आर्कटिक सर्कल है जो कि उत्तर की जलवायु कैसी, अत्यंत ठंडी है, तो जाहिर सी बात है उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं हम। ये मान लो अगर ये है तो आर्कटिक सर्कल मान लो यहाँ मान लेते हैं ये, ठीक है। तो इसके उत्तर में जाएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात बहुत ही ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे क्या होगा, तापमान बहुत ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ आर्कटिक वृत्त के उत्तर की ओर जलवायु क्या है, अत्यंत ठंडी है, और वर्षण यानी बारिश बहुत कम होती है, और वह जो होती भी अगर है तो वो कैसे होगी, बर्फ के रूप में, हिम के रूप में वर्षा होती है वहाँ पर। फिर ग्रीष्म ऋतु क्या है, बहुत ही छोटी होती है, तो इस वाले एरिया में क्या होगा, आर्कटिक वृत्त वाले एरिया में क्या होगा, जो शीतकाल है वो लंबा होगा और ग्रीष्म काल कैसा होगा, छोटा होगा। तो वही लिखा हुआ ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, लंबे दिनों वाली और कोष्ण होती है, ठीक है, दिन लंबे होते हैं, ठीक है, और कोष्ण गर्म होती है। तो ग्रीष्म ऋतु जो है छोटी होगी, लंबे दिन होंगे और कोष्ण गर्म होती है। यहाँ कुछ समय के लिए आधी रात में भी सूर्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसका कारण क्या है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। फिर वर्ष के अधिकतर महीनों में जो है भूमि बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन तापमान यहाँ पे इतना कम होता है कि बर्फ जो है पिघल नहीं पाती है, जो वहाँ पे अधिकतर महीनों में जो वहाँ पर जो बर्फ है वो जमी रहती है। इसे क्या बोलते हैं, टुंड्रा जलवायु। तो कभी भी टुंड्रा शब्द का इस्तेमाल हो, टुंड्रा जलवायु का इस्तेमाल हो, तो समझ जाइए वहाँ पे जो है 9 महीने से ज़्यादा जो है बर्फ जो है जमी रहती है, बहुत ही कम समय के लिए जो है वहाँ पे बर्फ पिघलती है। चलिए तो ये हमने देख लिया, आर्कटिक वृत्त को भी देख लिया। अब यहाँ पे दिखाया गया है ये पूरा कि कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूरोप में वनस्पति पर जो है जलवायु का प्रभाव दिखाया गया है, ठीक है। तो एक बार हम ऊपर एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं हमारा है कुछ। तो हमने यहाँ पे वर्षा को भी दिखा दिया है कि कहाँ पे वर्षा अधिक होती है, कहाँ पे वर्षा कम होती है, ठीक है। ये सब पूरा मैप में दिखाया गया है कि कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो आप पाएंगे क्या, पश्चिम से जैसे जैसे पूरब की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या आएगी, कमी आती जाएगी, ठीक है। तो वही दिखाया गया है। और भूमध्य सागरीय जलवायु हमने दिखा दिया आपको, कहाँ पे मिलेगी आपको, जो भूमध्य सागर का ये क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र, ये भूमध्य सागर ही तो है ये पूरा, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है आपका, तो इसके जो तटीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आएंगे आपके, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कौन सी जलवायु का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ पे जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है उसका अधिक प्रभाव रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन सी वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति यूरोप में कौन सी पाई जाती है। तो यूरोप में जो वनस्पति की बात कर लेते हैं अगर, तो यूरोप में जो वनस्पति पर जो जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कहीं भी वनस्पति होती है तो वहाँ की जलवायु के अनुसार ही होती है, यानी कि जलवायु का बहुत ही प्रभाव पड़ता है वनस्पति के विकास पर। तो वनस्पति जो है जलवायु के प्रतिरूपों का ही अनुसरण करती है, यानी कि जैसा वहाँ पे जलवायु होगी, जैसी जलवायु होगी वैसी ही जो वहाँ पे क्या होगी, वनस्पति का प्रतिरूप, यानी वैसी ही वनस्पति वहाँ पे होगी। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो वृक्षों को क्या है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत दिनों तक सूखे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है।
अतः उनका जो आकार छोटा है और जड़ें क्या है, लंबी हो गई हैं। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि जड़ें लंबी क्यों हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है, पेड़ को पानी नहीं मिलेगा जब ग्रीष्म काल में, तो क्या पेड़ की तलाश में उसकी जो जड़ें होंगी काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। तो इसीलिए जो उनके जो पेड़ होंगे इस भाग के, इस एरिया में जो पाए जाते हैं पेड़, उनकी जड़ें कैसी होंगी, बहुत ही लंबी होंगी। फिर आकार छोटा क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति है, मान लो अगर उसको पोषण नहीं मिल रहा है, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, वो दुबला पतला होगा ना, कम लंबाई का होगा। ऐसे ही क्या है, पेड़ों में भी होता है, अगर उनको पानी की कमी हो रही है एक पर्टिकुलर समय में, तो क्या होगा, उनका आकार जो होगा छोटा होता है। अगर वर्ष भर पानी मिलेगा तो खूब लंबे लंबे पेड़ हो जाएंगे वो, ठीक है। फिर इनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी छोटी होती हैं और मोटी होती हैं और चमकदार होती हैं, ठीक है। जैतून हो गया, अंजीर हो गया, अंगूर हो गया और संतरे इस प्रदेश के सामान्य रूप से पाए जाने वाले मुख्य फल हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां पे मुख्य रूप से किसकी खेती होती है, अंगूर की खेती होती है, अंजीर है, जैतून है। यानी कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से खट्टे फल वाले जो सिट्रिक फल होते हैं, ठीक है, सिट्रिक फल फ्रूट्स होते हैं, उनकी ही मुख्य रूप से खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है इसी के अनुकूल बनी हुई है। तो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनका उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है। फिर क्या था, आगे लिखा हुआ है कि एक समय था जब भूमध्य सागर, ठीक, यानी मेडिटेरियन सी की बात हो रही है, कि उत्तर में जो है पूरा का पूरा यूरोप वनों से ढका था, लेकिन कृषि के लिए भूमि तथा लकड़ी की आवश्यकताओं के कारण क्या विशाल क्षेत्रों से वन काट डाले गए। यानी कि मानव की आवश्यकता थी उस समय, भोजन के लिए खेत चाहिए थे उसको, तो इसलिए जो है पेड़ों को काटा गया है। आजकल जो है वन केवल वहीं पाए जाते हैं जहाँ क्या है, भूमि कृषि की योग्य नहीं है, तो जहाँ पे खेती नहीं हो सकती वहाँ पे जो है पेड़ पाए जाते हैं। आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भागों में क्या है, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो हमने भी देख लिया था कि टुंड्रा वनस्पति क्या होती है। यहाँ केवल क्या है, लाइकेन होता है, काई होता है और बौने पेड़ ही उग पाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए जो है यहाँ पे प्रकाश मिल पाता है, और क्या बोलते हैं, तापमान इतना अधिक होता नहीं है कि वो ग्रो कर सकें, ठीक है। हमेशा बर्फ जमी रहती है इस क्षेत्र में, इसलिए ऐसा होता है। तो मुख्य रूप से लाइकेन हो गया, काई हो गया, ठीक है, यही, या फिर थोड़े बहुत बौने पेड़ ही उग पाते हैं कम लंबाई के। फिर क्या है, टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में क्या मिलेगा, टैगा वनों का विस्तार है। तो टैगा वन जो होते हैं वो टुंड्रा के दक्षिण में, तो मान लो अगर ये एरिया मतलब टुंड्रा का हो गया, ठीक है, तो टुंड्रा के दक्षिण में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, टैगा वन मिलेंगे। तो ये होगा आपका टैगा वन। इधर क्या मिलेंगे, टुंड्रा वन, ठीक है। टुंड्रा में केवल मांस और लाइकेन होता है, काई होती है, छोटे छोटे झाड़ियाँ टाइप की होती हैं, और टैगा में जो है मुख्य रूप से जो है कोनिफेरस यानी जो कोणधारी वन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है, यहाँ शंकुधारी वृक्षों का प्रदेश है, यानी यह जो है शंकुधारी वृक्षों का प्रदेश है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। टैगा वनों के जो वृक्ष हैं वो लंबे होते हैं, सीधे होते हैं और शंकु जैसी आकृति के होते हैं। तो शंकु जैसी आकृति आपने पेड़ देखे होंगे, हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो वहाँ पे पेड़ दिखते हैं, तो आप ऐसे दिखाई देते होंगे, ठीक है, कोन के आकार के, क्योंकि बर्फ गिरती है जिसकी वजह से इनके जो पत्ते होते हैं, डालियाँ होती हैं, वो ऐसे झुक जाती हैं नीचे की ओर। फिर चीड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया, यहाँ के क्या है, सामान्य वृक्ष हैं। तो जो टैगा वृक्ष हैं, कौन से टैगा में कौन से प्रजाति के वन पाए जाते हैं, तो चीड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया। फिर इनसे उपयोगी मुलायम लकड़ी मिलती है। इन वनों में क्या है, समूरधारी, समूरधारी का मतलब क्या हुआ, जिनके रोए वाले होते हैं, फर, फर समझते हैं ना आप लोग क्या होते हैं, फर, ठीक है। तो जैसे भालू वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं समूरधारी, जिनके यानी कि ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं। तो इन वनों में समूरधारी जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि ठंडा प्रदेश है ना, तो ठंडा प्रदेश में अगर जानवर को जिंदा रहना है तो क्या उसके ऊपर अगर बाल नहीं होंगे बड़े बड़े ऊन टाइप के, तो फिर जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो वही है। फिर सेबल है, मिंक है, गिलहरी इनमें से प्रमुख है, यानी कि यहाँ के ये जानवर यहाँ पाए जाते हैं, सेबल है, मिंक है और गिलहरी, तो यहाँ के जंगली जानवर हैं ये। चलिए आगे देखते हैं वनस्पति की इस पेटी के दक्षिण में। अब यानी कि जो हमने टैगा वनस्पति देखा है, तो टैगा वनस्पति के जो दक्षिण में कौन से पेड़ मिलेंगे हमको, मिश्रित वन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दक्षिण में हमको मिश्रित वनों की पेटी मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, परिवर्तन हो रहा है ना क्लाइमेट में। ठंडा प्रदेश था पहले मान लो ये, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा और कम ठंडा प्रदेश हुआ, फिर थोड़ा और कम ठंडा प्रदेश हुआ, फिर और कम ठंडा प्रदेश हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, टुंड्रा मिलेंगे, टुंड्रा, फिर टैगा मिलेगा हमें,
फिर यहाँ पे क्या मिश्रित, यानी कि मिश्रित वन वो होते हैं जिसमें दोनों प्रकार के वन होते हैं, यानी कि गर्म प्रदेश के भी होते हैं और ठंडे प्रदेश के भी होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। इन वनों में क्या कुछ शंकुधारी पेड़ भी होते हैं, लेकिन चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्षों की भी क्या प्रधानता है। तो मिश्रित में क्या मिलेगा, कोणधारी वन भी हैं और चौड़ी पत्ती वाले जो पर्णपाती वन होते हैं वो भी मिलते हैं। पर्णपाती वृक्ष जो है शीत ऋतु में क्या है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आपने भारत में भी देखा होगा, ठंडी के बाद जब क्या है ग्रीष्म का लंबा समय आता है तो उस टाइम पे क्या है पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर बांज हो गया, ऐश हो गया, पॉपुलर हो गया, इस प्रदेश के सामान्य रूप से पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया वनस्पति को भी। फिर यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में, अब यहाँ से देखिए यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है, यानी कि कहाँ की बात हो रही है, इस वाले एरिया की बात हो रही है, ये वाले एरिया की। इधर दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया, तो इनके बीच कैसे यानी भाग हो, इस बात की एरिया की भाग हो रही है। यहाँ पर क्या है विस्तृत घास के मैदान मिलेंगे। जो यूक्रेन का क्षेत्र आप देखेंगे ना, मैप में जाएंगे तो यूक्रेन को देखेंगे तो वही वाले एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में क्या है घास भूमियाँ है। घास भूमि कहाँ पे होगी, जहाँ बारिश कम होती है। तो यहाँ पे लगभग 70 सेंटीमीटर या फिर 70 से 75 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या होगी बारिश कम होती रहती है। तो जैसे जैसे बारिश कम हो जाएगी तो पेड़ों वहाँ पे पेड़ नहीं उगेंगे, वहाँ पे क्या उगेगी घास है, झाड़ियाँ हैं, इस तरह की वनस्पति उगती है। तो वही लिखा है यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में जो है विस्तृत घास भूमियाँ हैं। इन्हें क्या बोलते हैं स्टेप्स, ठीक है, या फिर स्टेपीज भी बोलते हैं। तो इन्हें यहाँ स्टेप्स कहते हैं। और उत्तर अमेरिका के प्रेरी की तुलना में, उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी घास के मैदान है उसकी तुलना में यहाँ की घास क्या छोटी होती है, क्योंकि बारिश कम है इसलिए घास यहाँ पे छोटी है। यह घास भूमि जो है रोमानिया में डैन्यूब नदी की घाटी से ले करके पूर्व में जो है यूक्रेन तक फैली हुई है। तो मैप में देखेंगे तो रोमानिया में जो है डैन्यूब नदी बहती है वहाँ पर, तो उस नदी की घाटी से ले करके पूरब में देखेंगे यूक्रेन देश है, वहाँ तक जो है ये घास के मैदान जो है फैले हुए हैं। और यूक्रेन में घास अपेक्षाकृत क्या है लंबी है। हंगरी के मैदान क्या है इसी घास भूमि का विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ से अब एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये निकल के आता है कि यूरोप के जो घास के मैदान हैं उनको क्या बोलते हैं, तो स्टेपीज बोलते हैं या फिर स्टेप्स लिखा होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अक्सर पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से जो है सुमेलित कीजिए। एक तरफ का देश का नाम दे रखा होगा या फिर महाद्वीप का नाम दे रखा होगा, दूसरी तरफ घास का नाम दे रखा होगा। हमको मैचिंग करनी होगी कि प्रेरी कहाँ की है, पंपास कहाँ की है, वेल्ड कहाँ की है, ठीक है, स्टेपीज कहाँ की है, डाउन्स कहाँ की है, तो उसको मैच करना है। तो स्टेपीज जो है स्टेप से अभी बोलते हैं या फिर स्टेपीज बोलते हैं। तो ये कहाँ की है, तो यूरोप की है। ठीक है, तो यूरोप के घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका अधिकतर भाग जो है कृषि के अंतर्गत है। जाहिर सी बात जहाँ पे घास के मैदान होंगे वहाँ पे क्या की जाएगी, कृषि की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर और इसमें मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है और जो अलग से थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी चाहिए थी मुझे वो बता दिया है। और बाकी आगे आने वाले जो वीडियोज़ होंगे जो बड़े क्लास के यानी कि 11 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब हम, तो वहाँ पर जो है इनको डिस्कस करेंगे इसको और डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्मोलॉजी दे रखी है कि फ्योर्ड क्या होते हैं। तो फ्योर्ड क्या होते हैं, लंबी, संकरी और बहुत गहरी समुद्र की भुजा, यानी कि समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जो काफ़ी दूर तक जो है स्थल भाग में चली गई। मान लो कोई स्थली भाग है, मान लो ये स्थली भाग है और ये अंदर तक ऐसे चला गया है, मान लो सपोज दैट ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है मान लो कोई तटीय क्षेत्र, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्योर्ड बोलते हैं। इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, फ्योर्ड, क्योंकि इसमें क्या समुद्र का पानी अंदर चला जाएगा। और ये काफ़ी होते लंबे होते हैं, गहरे होते हैं, खड़े ढाल एकदम होते हैं। ठीक है, और फिर फ्योर्ड के किनारे जो है ऊंचे और लगभग खड़े ढाल वाले होते हैं। तो बिल्कुल जैसे दीवार खड़ी होती है तो इनके जो किनारे होते हैं, ढाल होता है कैसा होता है, एकदम खड़ा होता है। फिर यहाँ पे दे रखा वलित पर्वत क्या होते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, लंबी समानांतर पर्वत श्रेणियाँ जिनका क्या निर्माण भूपटपटी के नीचे आंतरिक हलचलों के कारण दोनों ओर से दबाव पड़ने से होता है। तो हमने आपको बताया था मान लो इधर से कोई दबाव पड़ रहा है और इधर से दबाव पड़ रहा है तो बीच का जो क्षेत्र होगा क्या हो जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत। इनको आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा 11 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ना होता है हमको कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, घाटियाँ कैसे बनती हैं, भ्रंश घाटी कैसे बनती है। ठीक है,
तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, आपको फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।